वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप जो लिमिटेशन एक्ट की हम लेक्चर सीरीज कर रहे हैं वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि लिमिटेशन एक्ट कैसे चलता है, इसको पढ़ना कैसे है। तो इसी लेक्चर सीरीज में आज एक नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज डिस्कस करने वाले हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स में हम लिमिटेशन पीरियड कैसे कंप्यूट करते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में जब कोई जजमेंट अपील आने में हमें टाइम लगता है, कोर्ट से कॉपी निकलवानी है उसमें टाइम लगता है, फिर उसकी अपील डालनी है, तो क्या उस टाइम लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड होगा। जब कोई बंदा किसी गलत फोरम में अपना सूट प्रोसीड कर रहा होता है इन गुड फेथ और उसे बाद में जाके पता चलता है कि ही वॉज इन द रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन, तब क्या लिमिटेशन पीरियड उसके लिए रुका रहेगा, क्या उसे कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं, और राइट्स ऑफ अ पॉपर, और भी हम बहुत कुछ आज देखने वाले हैं। सो आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस सम प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। पार्ट 3 की हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आज हम इसको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हाउ दिस पीरियड इज कंप्यूटेड आज हम वो देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 12, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो जो ये वाला सेक्शन है ये सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में डील कर रहा है कि जब लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें हम एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कैसे डील करेंगे। इसका फर्स्ट सबसेक्शन है जो कहता है in computing the period of limitation of any suit, appeal or application, the day from which the period is to be reckoned shall be excluded। तो ये किस पे अप्लाई करता है? सूट, अपील, एप्लीकेशन, जिस दिन से हमें ये पीरियड कंप्यूट करना है। रेकंड को यू कैन राइट डाउन कंप्यूट। सो जिस दिन से हमने इस पीरियड को कंप्यूट करना है वो पीरियड एक्सक्लूडेड होगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन है जो हुआ 1 जनवरी 2024 को, हो सकता है सुबह 9 बजे हो गया या रात के 10 बजे हो गया, हमें नहीं पता। सो एक जनरल रूल है कि हम जो फर्स्ट डे है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। जो लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट होना शुरू होगा वो 2 जन से होगा। अब हम 2 जनवरी से 3 इयर्स का पीरियड कंप्यूट करेंगे, ना कि 1 जनवरी से। सो ये जनरल रूल है किसी भी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए। जब से लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना स्टार्ट करना है, क्या मतलब हुआ, जब से कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो पहला जो दिन है दैट विल बी excluded for the purposes of suit also, appeal also and application also. The first day from which the limitation period is to be reckoned shall be excluded. Next है subsection 2, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to sue, I'm sorry, इसका first point है limitation for an appeal, application for leave to sue as an appeal, सो एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील क्या होती है, ये हम कोर्ट में डालते हैं कि अपील डालने से पहले हम हाई कोर्ट से परमिशन मांग रहे हैं। सो वी आर टेकिंग द लीव ऑफ द हाई कोर्ट टू प्लीज अलाउ अस टू अपील आवर केस। सो ये लीव टू अपील हाई कोर्ट से मांगी जाती है या सुप्रीम कोर्ट से फॉर रिविजन और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। तो इन 4 चीजों के लिए अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिविजन या रिव्यू, इन चारों के लिए द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड। तो पहली हम चीज क्या करेंगे, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की गई। सो व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड, डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विल बी एक्सक्लूडेड। जो एक्सक्लूड किया जा रहा है वो मैं ब्लू में लिख रही हूं, डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट एक्सक्लूडेड, and the time requisite for obtaining the copy of decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or review shall be excluded। और क्या एक्सक्लूड करेंगे, जितना हमें टाइम लग रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी। और क्या एक्सक्लूड करेंगे, टाइम रिक्विजिट
for obtaining copy. The time requisite for obtaining the copy of decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. So in चारों cases में appeal, application for leave to appeal, revision, review, the date of pronouncement of judgment and the time requisite for obtaining copy of decree, order, sentence, these shall be excluded. थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है और इसमें जनरली कंफ्यूजन भी हो जाती है. तो अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3, where the decree or order is appealed from or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from decree or order, the time requisite for obtaining the copy of judgment shall be excluded. फर्स्ट रीडिंग में पढ़ के थोड़ी कंफ्यूजन हुई. तो इसमें क्या है, जैसे हमें पता है कि सीपीसी में क्या होता है, पहले जजमेंट आती है. जजमेंट क्या होती है, बहुत एक लेंदी डॉक्यूमेंट, पूरा हर इश्यू पे बहुत जो भी डिसाइड हुआ है, जो एविडेंसेस आए, जो कंटेंशंस थी पार्टीज की, तो जजमेंट इतनी बड़ी होती है सिविल केसेस की. बट एक उसके बाद एक डिक्री आती है. डिक्री में लिखा होता है इशू नंबर 1 इसका ये सोल्यूशन है, इशू नंबर 2 इसमें ये हेल्ड किया गया, इशू नंबर 3 ये हेल्ड किया गया. तो बहुत एक कंपाइल्ड सा डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम डिक्री कहते हैं. पहले जजमेंट आती है, बाद में कोर्ट डिक्री प्रिपेयर करता है. और जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में लिखा होता है डिक्री इज अपीलेबल और ऑर्डर इज अपीलेबल, नॉट अपीलेबल. जजमेंट इज अपीलेबल कहीं नहीं वहां लिखा हुआ. तो जो अपील होती है वो डिक्री से होती है. बट क्या होता है, कोर्ट को ना जनरली डिक्री बनाने में टाइम लग जाता है. कोर्ट नीड्स टाइम टू प्रिपेयर डिक्री. तो जब तक वो डिक्री नहीं आ रही, ये सेक्शन कहता है आप जजमेंट पे ही अपील डाल दो. जो हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा वो कह रहा था कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट एंड टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री, ऑर्डर, सेंटेंस शैल बी एक्सक्लूडेड. सबसेक्शन 3 कह रहा है कि टाइम for obtaining copy of judgment, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. इसका ये मतलब हुआ. ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टिल हियर. तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 सिर्फ इतना कह रहा है कि जब तक आपके पास जजमेंट नहीं डिक्री नहीं आ रही, तब आप जजमेंट से डाल दो अपील, और जो भी जजमेंट लेने में जो भी टाइम लग रहा है आपको कोर्ट से, उसको एक्सक्लूड कर दो. जब डिक्री आ जाएगी तब आप जजमेंट विड्रॉ करके डिक्री डाल देना उसकी जगह. सिंपल. सपोज, क्योंकि देखो जैसे 30 डेज ही लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है, और कोर्ट ने 2 मंथ्स लगा दिए डिक्री प्रिपेयर करने में, बट जजमेंट उसी टाइम आ गई थी. सो ये पर्सन कैन नॉट टेक द डिफेंस कि आई वाज वेटिंग फॉर द डिक्री. सो उसको जल्दी से जल्दी अपील फाइल करनी है. Next is in computing the period of limitation for an application to set aside an award, the time requisite for obtaining the copy of award shall be excluded. अब जहां पे हम अवार्ड की बात कर रहे हैं, सो ये कौन सा हो गया, आर्बिट्रेशन अवार्ड. हम अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ रिवॉर्ड, कॉपी ऑफ अवार्ड, इट शैल बी एक्सक्लूडेड. इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे. अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन भी आ सकता है. In computing under this section the time requisite for obtaining a copy of decree or order, the time taken by the court to prepare the decree or order before को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लो, before an application for a copy thereof is made shall not be excluded. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ, जो एक जजमेंट है वो सपोज पास होनी थी 10th जनवरी 2025 को. इस डेट पे जजमेंट पास हो गई है, ठीक है. 10th जनवरी 2025 को द जजमेंट हैज बीन पास्ड. उसके बाद जजमेंट प्रिपेयर भी हो गई, पर जो इसकी डिक्री आई है वो आती है 10th मार्च को. पर्सन जो अप्लाई करता है वो अप्लाई जाके करता है 30th जनवरी को. लिमिटेशन पीरियड 30 डेज ही है.
ये यहाँ पे डिक्री आ रही है, 30 डेज उसका लिमिटेशन पीरियड है, वो 30 जनवरी को अप्लाई करता है कि मुझे जजमेंट की एक कॉपी दे दो। तो क्या अब उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज 20 डेज तो ऑलरेडी पास हो गए, ठीक है। अब वो ऐसा बोल सकता है कि अब मुझे, जब मैं 30th को अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन बाद कॉपी मिल रही है, अब मेरा 30 डे वाला पीरियड शुरू करो। सो कोर्ट सेड आंसर इज नो। आप जितना डिले करोगे ना ये कॉपी लेने में, ये वाला पीरियड एक्सक्लूड नहीं हम करेंगे। बट इसके बाद सपोज आपको 2 फेब को मिल रही है, जब से आपने अप्लाई करा और जब आपको कॉपी मिल रही है, हम ये वाला पीरियड एक्सक्लूड करेंगे। सो 20 डेज आपके यहाँ पर हो गए, आपके 2 डेज आपके यहाँ पर हो गए। तो अब ये सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन मिलेगी, तो यहाँ पे 2 फेब के बाद आपके पास सिर्फ 10 डेज ही रह जाएंगे। प्रोटेक्शन किस पीरियड की मिलेगी, जब आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद कोर्ट कितने टाइम में आपका प्रिपेयर कर रहा है। सो इसको हम एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। In computing under this section, the time requisite for obtaining copy of a decree or order or any time taken by the court to prepare the decree and order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded. So before the application कोई भी टाइम आपका एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे कोर्ट भी डिले कर रहा है। यहाँ पे हम कोर्ट का डिले नहीं काउंट करेंगे। बट सपोज यहाँ पे पर्सन ने 11th जनवरी को ही अप्लाई कर दिया, अब कोर्ट ने प्रिपेयर करने में 30th जनवरी तक का टाइम लगा दिया। सो ये वाला पीरियड उसका प्रोटेक्टेड रहेगा। जब उसको यहाँ पे कॉपी मिल जाएगी, यहाँ से उसका लिमिटेशन अब उसको 30 डेज मिल जाएंगे। बट सपोज वो अगर वो अप्लाई करने में ही डिले कर रहा है, तब नो बेनिफिट कैन बी गिवन टू हिम, बिकॉज आपको कोर्ट की गलती का बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट अपनी गलती का कोई बेनिफिट नहीं होता। सो दिस इज द रीजन फॉर दिस। इसमें एक केस लिखिए, इंडिया हाउस वर्सेस किशन एन ललवानी। सो इंडिया हाउस वर्सेस किशन एन ललवानी, इसमें कोर्ट की ड्यूटी को हाईलाइट किया गया। इंडिया हाउस वर्सेस (2003) सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया, हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्सक्लूड सच पीरियड एंड द पार्टी नीड नॉट मेक एन एप्लीकेशन टू प्रे फॉर दिस। तो इसमें इन्होंने ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट्स की सुओ मोटो ड्यूटी लगा दी, suo motu duty of courts to exclude such a period, कि जरूरी नहीं है कि अगर पर्सन अप्लाई करना भूल गया तो कोर्ट बेनिफिट नहीं देगी। यहाँ पे कोर्ट की suo motu ड्यूटी है कि इफ एनी सच थिंग्स कम्स टू योर नोटिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑन योर ओन। सो suo motu कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो दिस। इसमें एक और केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। ये केस है ऑफ द ईयर 1968 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया, हेल्ड दैट सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, कौन सा था ये, कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट एक्सक्लूडेड और जितना कॉपी लेने में टाइम लग रहा है, लेज नो ऑब्लिगेशन ऑन द एप्लीकेंट टू बी प्रॉम्प्ट इन हिज एप्लीकेशन फॉर कॉपी और ऑर्डर। It was also held that it is within the power of the party concerned to apply for as many copies and decrees as he wants, and he will have freedom to file the copy which he wants. कल तो क्या,
Okay, so state of UP versus Maharaj Narayan is the case of the year 1968, जिसमें it was held that requisite period के बारे में बात की थी. Requisite period cannot be held to be a minimum possible period. ये facts and circumstances पे depend करेगा. कोर्ट ये नहीं कह सकता कि minimum period तो 1 दिन है, 2 घंटे है, 2 दिन है. So ये facts and circumstances पे depend करेगा. हाँ, उस circumstances में the minimum possible period that was required and the court should have a flexible approach. बहुत rigid approach नहीं रखनी कि अगर जज को लगता है कि हाँ सिर्फ उसी दिन आप सेम डे अप्लाई कर लेते, 1 घंटा ही लगना था, या नेक्स्ट डे अप्लाई कर लेते. सो बहुत रिजिड अप्रोच यहाँ पे नहीं लेनी है. इट हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है. अब आपको समझ आ गया होगा. बेसिकली यही बोल रहा है कि जब the circumstances are out of the hand of the पार्टी एंड उसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, तो हम पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे और उसका लिमिटेशन पीरियड भी उतना टाइम रुका रहेगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर. पॉपर क्या होता है? पॉपर इंडिजेंट पर्सन. इसका नाम सीपीसी में चेंज हो चुका है एज एन इंडिजेंट पर्सन. पॉपर बहुत एक डेरोगेटरी वर्ड लगता था. पॉपर का वैसे हिंदी में मतलब हुआ भिखमंगा. That is why it was changed to an indigent person who's poor and who cannot afford legal proceedings. So ये indigent person का मतलब हुआ. ठीक है. अब सेक्शन 13 में आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि सेक्शन 13 क्या बात करता है. सपोज ये ए पर्सन है, इसका कॉज ऑफ एक्शन हुआ 1 जनवरी 2024 को. ठीक है. इसके पास है 1 ईयर है इसके पास. ये कोर्ट जाता है आफ्टर 9 मंथ्स. कोर्ट जाके कहता है कि आई एम अ पॉपर, आई एम एन इंडिजेंट पर्सन एंड प्लीज अलाउ मी टू स्यू एज अ पॉपर. अब पॉपर के केस में क्या होगा? अगर कोर्ट आपको ये अलाउ कर देता है, सीपीसी में इसका पूरा एक ऑर्डर है जो बताता है कि पॉपर अपने आप को प्रूव करने के लिए पर्सन को क्या दिखाना पड़ेगा. उसकी इनकम इतनी कम है, एसेट इतने हैं, तो ये सब दिखाना पड़ेगा. इसकी भी एक प्रोसीडिंग चलेगी. अब तो उसने बोला कि आई वांट टू स्यू एज अ पॉपर. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू सीपीसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. प्रोसीडिंग्स चली 1 ईयर. यहाँ 1 ईयर उसका लिमिटेशन पीरियड था. 1 ईयर प्रोसीडिंग्स चलती रही. सपोज उसने यहाँ पे नवंबर में केस फाइल करा था. अब नवंबर 25 तक प्रोसीडिंग्स चलती रही. कोर्ट ने बोला कि सॉरी यू आर नॉट अ पॉपर, कम एज अ नॉर्मल पर्सन. आप अमीर हो, आपके पास एसेट्स है, चाहे बहुत एसेट्स नहीं है, बट आप पॉपर की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे. सो यू हैव टू फाइल योर केस एज अ नॉर्मल पर्सन ओनली. बट अब उसका लिमिटेशन पीरियड तो निकल गया. लिमिटेशन 1 ईयर था, तो वो तो यहाँ पे 2025 जनवरी में ही खत्म हो चुका था. अब क्या होगा? तो सेक्शन 13 इस पीरियड को प्रोटेक्ट करता है. सेक्शन 13 कहता है कि जितना टाइम यू वर कमिंग टू प्रोसीडिंग्स आपके एज अ पॉपर चल रही थी, आपका ये लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड रहेगा. अब यहाँ आपके 9 मंथ्स निकल गए थे, सो अब आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है. सपोज अगर ये यहाँ पे 1 मंथ में, ये यहाँ पे फेब में ही आ जाते तो उसको मिल जाते 11 मंथ्स. सब जितना आपके पास टाइम पड़ा है वो टाइम अब आपको यहां से मिल जाएगा. ये इसका मतलब है. सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड. तो सूट टू इंस्टीट्यूट एज अ पॉपर या फिर अपील टू फाइल द अपील एज अ पॉपर. In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal, in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected, उसने एप्लीकेशन करी, जो कोर्ट ने 1 साल प्रोसीडिंग्स चलाई ये देखने के लिए कि वो पॉपर है या नहीं. 1 साल बाद कोर्ट ने ये प्रोसीडिंग्स रिजेक्ट कर दी. The time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may, on payment of court fee prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force
and effect as if the court fee had been paid in the first instance. So हम अब मानेंगे कि उसने जो केस है वो यहीं से इंस्टीट्यूट करा, जब उसने एप्लीकेशन फाइल करी थी ना, या सूट की या अपील की कि वो एज पॉपर आ सके, तो यहीं से पीरियड माना जाएगा कि उसने अपना सूट यहीं पे इंस्टीट्यूट कर दिया था, ना कि ये 1 साल बाद जब पता चलता है वो पॉपर नहीं है, उसका सूट यहां से चलेगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ये जस्ट एक लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके कोर्ट फीस, चाहे कोर्ट कह सकती है कि यू आर पुअर पर्सन, तो आप जो कोर्ट फीस है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर लो। अब पर फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ ये माना जाएगा कि उसने इसी दिन पे कर दी थी और इसी दिन से सूट चल रहा है। दिस इज टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पीपल हु आर पुअर बट उनका केस एज अ पॉपर रिजेक्ट हो चुका है। और ये प्रिंसिपल ये 1963 के एक्ट में नहीं था, बिकॉज दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 1908 वाला एक्ट तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उनकी डिक्शनरी में सोशलिज्म और हेल्पफुलनेस का कोई वर्ड नहीं था, इसलिए ये 1963 में ऐड किया गया था। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगला एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। ये कहता है कि सपोज अ पर्सन ही हैड टू गो, उसका जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ उसको जाना था एक्स कोर्ट में, जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो एक्स कोर्ट की पड़ती थी, बट वो गलती से चला गया वाई कोर्ट में। ठीक है, उसका लिमिटेशन पीरियड था 1 ईयर। 1 ईयर वो 6 मंथ्स बाद चला गया। यहाँ पे आफ्टर 2 इयर्स ये पता चलता है कि ही वॉज इन द रॉन्ग फोरम। अब लिमिटेशन पीरियड तो उसका खत्म हो गया, यस, तो क्या वो वापस से एक्स कोर्ट में जा सकता है? ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। कैन ही गो बैक अगेन टू द एक्स कोर्ट? सो आइए सेक्शन 14 इस बारे में बात करता है। अब हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं। In computing the period of limitation for any suit, so इसका फर्स्ट क्लॉज डील करता है only with suits. In computing the period of limitation for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence, इसको अंडरलाइन कर लो, with due diligence, another civil proceeding, whether in court of first instance or appeal or revision. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ड्यू डिलिजेंस, ट्रायल कोर्ट, एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट, तीनों फोरम्स में। Against the defendant shall be excluded where the proceedings relate to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other causes of a like nature is unable to entertain it. So आइए इसको जानते हैं। फर्स्ट है, सूट की बात हो रही है, ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ। यहाँ पे दो टर्म्स यूज्ड हैं, ड्यू डिलिजेंस, गुड फेथ लिमिटेशन एक्ट में डिफाइंड है। गुड फेथ इज ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट के गुड फेथ से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड फेथ में होना चाहिए। अगर वो एक्स कोर्ट में उसको पता था कि जाना है, बट वो वाई कोर्ट में जाता है टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, ठीक है, फॉर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट ही इज गोइंग इन वाई कोर्ट, तो क्या अब उसे कोई बेनिफिट मिलेगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि इसके इस सेक्शन के एसेंशियल्स है कि ड्यू डिलिजेंस, ड्यू और गुड फेथ। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये भी हो गया कि वो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है वो केस डाल के गायब ही हो गया, किसी भी डेट पे वो आता ही नहीं था और उसने कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करे, कुछ नहीं करे, सूट डाल के गायब हो गया। तो ड्यू डिलिजेंस, ही वॉज कंडक्टिंग द केस इन गुड फेथ, पूरा प्रिकॉशंस ले रहा था, अपना केस प्रूव करना चाहता था।
ठीक है, ड्यू डिलिजेंस प्लस गुड फेथ। एंड court of first instance appeal or revision against the defendant shall be excluded where the proceeding relates to the same matter। जब अब उसे पता चला कि वाई कोर्ट की जगह एक्स कोर्ट में जाना था, तो अब वो सेम मैटर पे गया, सेम पार्टीज थी, फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ jurisdiction और अदर कॉजेज ऑफ अ लाइक नेचर। सो अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर को एक जजमेंट में भी इंटरप्रेट किया गया है, इज अनेबल टू एंटरटेन इट। तो आई होप आपको इसकी बेयर लैंग्वेज समझ आ गई होगी। इंटरप्रेट अभी हम इसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। सो इसमें एक केस है, ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, जिसमें क्या हुआ, दो पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि वी आर सब्जेक्टिंग आवर केस टू जयपुर जुरिस्डिक्शन। ऐसा लिख सकते हैं, अलाउड है, यस। 23 और 28 ऑफ आईसीए से भी ये बार्ड नहीं है, लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वी विल गो टू जयपुर कोर्ट ओनली, बट वो चले गए इलाहाबाद कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं देखा, ठीक है, पार्टीज ने भी नहीं ऑब्जेक्ट करा। अब उनको एपिलेट कोर्ट में जाके पता चल रहा है कि दिस वाज रॉन्ग जुरिस्डिक्शन, ही तो जयपुर कोर्ट के पास थी। नाउ द कोर्ट सेड कि अब जयपुर कोर्ट ही ट्राई करेगा, और जो सारा उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में टाइम जो भी उनका लगा वो सब प्रोटेक्टेड है लिमिटेशन पर्पसेस के लिए। नाउ दे कैन गो टू द जयपुर कोर्ट, ठीक है। और एक है केतन पारेख वर्सेस स्पेशल डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो केतन पारेख वर्सेस स्पेशल डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड किया प्रेजेंस ऑफ गुड फेथ इज अ सिना क्यो नॉन फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 14। सिना क्यो नॉन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल। सो इट इज अ सिना क्यो नॉन, so good faith is a sine qua non for invoking section 14। Ketan Parekh versus Special Directorate of Enforcement। Ignorance is not a defense in good faith। Ignorance of law कभी भी defense नहीं होता, but a mistake of law can be defense in good faith। अगर कोई प्लीडर से मिस्टेक हुई है उसका भी डिफेंस लिया जा सकता है। अब एक और जजमेंट है जिसमें अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर को इंटरप्रेट किया गया, जो है जफर खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। ये इस पे दो जजमेंट्स, हमने 3 जजमेंट्स करी है, ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, केतन पारेख वर्सेस स्पेशल डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एंड जफर खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर, सी इसको हम इंटरप्रेट करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एजेसडम जेनरिस। एजेसडम जेनरिस का प्रिंसिपल यूज करके हम इसे इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहां लिखा है एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एक्सेट्रा, यहाँ किस चीज की बात हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है। सो हम आगे भी फ्रूट्स एक्सेट्रा को हम एज फ्रूट से इंटरप्रेट करेंगे। सो जिसडम जेनरस का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि वी इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी इन विच दे आर। अब यहाँ पे लिखा है डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और एनी अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर। तो जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट हो गया, कोर्ट ने बोला कि इट मीन्स समथिंग विच इज एनालॉगस टू जुरिस्डिक्शन, जैसे ट्राई करने की पावर नहीं थी। और इसमें आ जाएंगे मल्टीफेरियर सूट्स, जो सीपीसी में हम डिस्कस करते हैं। मल्टीफेरियर सूट्स क्या हो गया, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी, मिस जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, जब वो केस को ट्राई ही नहीं किया जा सकता था, मतलब कोर्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं था एक फेयर जजमेंट पे पहुंचना, देन इट इज अ कॉज ऑफ अ लाइक नेचर। सो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एजेसडम जेनरिस। जफर खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1985 सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, सपोज कोई मैटर जो है वो मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है, ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट छोड़ दो, कोई और डिफेक्ट छोड़ दो, उसके मेरिट्स बिल्कुल सही है, इट हैज बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स एंड द मेरिट्स आर करेक्ट। तो क्या अब सेक्शन 14 लगेगा? सो द आंसर इज नो। अगर कोई मैटर मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है, अब उस पे सेक्शन 14 अप्लाई नहीं करेगा। सो आई होप आपको 12, 13, 14 समझ आ गए होंगे। 12 इज एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स।
13 is exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper was made and it was subsequently rejected. So उसका माना जाएगा कि उसका जो ट्रायल है वो तभी से शुरू हो गया जब से उसने वो एप्लीकेशन डाली थी, तो वो टाइम प्रोटेक्टेड रहेगा. और 14th कहता है कि when the person was proceeding in some other jurisdiction bona fide with due diligence and with good faith. Clause 1 डील करता है सूट से. सिमिलरली इसका जो क्लॉज 2 है वो डील करता है एप्लीकेशन से. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस another civil proceeding, whether in court of first instance or of appeal or revision, against the same party for the same relief shall be excluded where such proceeding is in good faith in court, which from defect of jurisdiction or any other cause of a like nature is unable to entertain it. So language बिल्कुल सेम है फर्स्ट और सेकंड क्लॉज की, जस्ट फर्स्ट में सूट है, सेकंड में एप्लीकेशन है. नेक्स्ट, अब इसका सबसेक्शन 3 भी थोड़ा सा टेक्निकल है. Notwithstanding anything contained in Rule 2 of Order 23 of CPC. So Order 23 किस चीज से डील करता है? Order 23 डील करता है विड्रॉल या अबैंडनमेंट ऑफ सूट के लिए. कई बार ऐसे होता है कि पार्टीज को और कोर्ट को पता चल जाता है कि जुरिस्डिक्शन रॉन्ग है. सो विड्रॉल इज विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट प्लीज गिव मी द परमिशन टू विड्रॉ माई केस सो दैट आई कैन गो इन द राइट फोरम. सो जब विड्रॉल है तब लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड रहता है. बट विड्रॉल और भी बहुत ग्राउंड्स पे हो सकता है. सपोज पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या सपोज उनको इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब ये मैटर वो परस्यू नहीं करना चाहते. सो विड्रॉल इज ऑन मेनी रीजंस. विड्रॉल होता है ऑलवेज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. अबैंडनमेंट ऑफ केस होता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट. सो दो टर्म्स ऑर्डर 23 में यूज होती है, विड्रॉल एंड अबैंडनमेंट. विड्रॉल विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, अबैंडनमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. सो अबैंडनमेंट तो कवर्ड ही नहीं है यहाँ पे. विड्रॉल कौन सा कवर्ड है? ओनली फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन. अगर पार्टी विड्रॉल करती है ओनली विद द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन तो उसका लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड है. आइए इसको पढ़ते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ सीबीसी, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग वहां पे जो भी है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by the court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit may fail by reason of defect in the jurisdiction of the court or any other cause of like nature. So withdrawal, if it is with the permission of court for the defect of jurisdiction or any other cause of like nature, तब सबसेक्शन 1 जो सेक्शन 14 का है उसका बेनिफिट दिया जा सकता है और ऑर्डर 23 का रूल 1 अप्लाई करेगा. अ फ्रेश सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड. सो इसका ये मतलब है. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, in excluding the time during which the formal civil proceeding was pending, the day on which the proceeding was instituted and the day on which it was ended shall both be counted. काउंटेड के ब्रैकेट में लिख लो, काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग. सो जिस दिन प्रोसीडिंग शुरू हुई और जिस दिन प्रोसीडिंग खत्म हुई वो दोनों दिन भी एक्सक्लूड किए जाएंगे. दे शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग देम. A plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. अब इसमें हम बात करते हैं. सपोज एक प्लेंटिफ था, उसको बेनिफिट मिला इस सेक्शन का और ही इज द प्लेंटिफ, ए प्लेंटिफ, ए वर्सेस बी एक केस है, बी डिफेंडेंट है. अब ये अपील में चला गया, अपील में बी वर्सेस ए हो गया, ए यहाँ पे डिफेंडेंट बन गया. सो अ प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट, ए whose plaintiff or applicant resisting a case, defending a case in appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. So ये बेनिफिट अब भी अप्लाई करेगा. सेक्शन 14 का बेनिफिट अब भी ये क्लेम कर सकता है. C clauses, misjoinder of parties or causes of action shall be deemed to be a cause of a like nature
विद डिफेक्ट ऑफ jurisdiction. तो बोला था ना मैंने आपको वहां पे ऑफ अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर. सो इसमें मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज भी आएगा और मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन भी आएगा. मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 1 ऑफ CPC एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 2 ऑफ CPC. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. आई होप आपको सेक्शन 12, 13, 14 समझ आ गए होंगे. इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.